Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my Open Skies YouTube Academy. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग टेंथ क्लास की बायोलॉजी में के बारे में स्टडी करेंगे। टेंथ क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, क्योंकि फर्स्ट 9 चैप्टर आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज मीन गैसों का तबादला। तो स्टूडेंट्स गैशियस एक्सचेंज में सबसे पहले सेलुलर रेस्पायरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सेलुलर रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्टूडेंट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारी फूड में, जो आप लोग फूड इनटेक करते हैं उसके अंदर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू ब्रेक किया जाता है। इसको ब्रेक करने से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें क्या बेनिफिट होगा? तो इससे हम लोगों को एनर्जी जो है वो रिसीव होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी हमें रिसीव होगी, इस एनर्जी को फिर हम लोग मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ कर लेंगे। ये जो आपको नीचे इक्वेशन नज़र आ रही है, इस इक्वेशन में ये ग्लूकोज है जो कि हमारी फूड में मौजूद होगा, और इन्वायरमेंट से हम लोग जो है ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, जिसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर की जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र भी आ रहा है कि जो ग्लूकोज है वो हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पायरेशन जो है, इससे नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑर्गेनिज्म जो है ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। तो सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए ऑर्गेनिज्म जो है ये ऑक्सीजन अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को रिसीव किया जाता है लंग्स में, और लंग्स के थ्रू फिर ऑक्सीजन को जो है ब्लड में जो है वो डाल दिया जाता है। फिर वो ऑक्सीजन जो कि लंग्स में मौजूद थी वो ब्लड रिसीव करके आपकी पूरी बॉडी में वो क्या करता है? ब्लड सर्कुलेट करता है। ब्लड जब आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो वो ब्लड जहाँ जहाँ पर जाता है, मतलब कैपिलरीज के थ्रू, वो हर सेल तक वो ब्लड पहुँचता है। इस ब्लड में क्या था? ऑक्सीजन। जब ये हर ब्लड तक के सेल तक पहुँचेगा, वहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होगी हर सेल में। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में जो है वो नज़र आ रहा है कि ये ब्लड सेल है। ये हमारे पास कौन सा सेल है? ब्लड सेल। इसके पास ऑक्सीजन मौजूद है जो कि ये लंग से लेकर आया, ये ब्लड सेल। तो अब आपको ये टिश्यूज़ जो है, सेल टिश्यू हैं, ये क्या करेंगे? रेस्पायर कर रहे होंगे, यहाँ पे सांस ले रहे होंगे, जो है ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे होंगे। तो हमने इक्वेशन में देखा था कि ग्लूकोज को ब्रेक करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, तो इसको हमने अपनी बॉडी से बाय रिमूव कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड सेल को वापस चली जाएगी, और ब्लड सेल में जो ऑक्सीजन है वो सारे टिश्यूज़ क्या कर लेंगे? रिसीव कर लेंगे। अब सेल से ऑक्सीजन को रिसीव किया जा रहा है ब्लड सेल से, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड सेल में वापस जो है वो भेजा जा रहा है। अब ये जो ब्लड सेल है, इसने ऑक्सीजन को जो है वो सेल टिश्यूज़ को दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव किया। अब ये ब्लड सेल जो है वो वापस लंग्स के पास चला जाएगा, और लंग्स के थ्रू जब आप कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लंग्स से बाहर निकाल देते हैं। तो ये मैकेनिज्म होता है। उसके बाद क्या है? बुक में नेक्स्ट है हमारे पास गैशियस एक्सचेंज। सिंपल वही बात जो कि अभी हमने पीछे की थी कि ऑक्सीजन जो है वो इनटेक की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो
रिमूव किया जाता है। ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है आपने। तो इसे क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज। सिंपल ये डेफिनेशन है कि आपने ऑक्सीजन को जो है वो गिवन करना है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को आपने बाहर निकाल देना है। इसे सिंपल क्या कहेंगे, गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि ये दोनों गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है, गैसेज हैं। इन दोनों ने हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो, कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर रिमूव होना है और जो ऑक्सीजन है उसने आपकी बॉडी के अंदर एंटर होना है। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग भी क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें एनिमल ने क्या किया, एयर को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो ले गए, इनटेक कर दिया एनिमल्स ने, और उस एयर में से ऑक्सीजन को निकाल लिया। क्योंकि जब स्टूडेंट्स हम लोग सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन को तो नहीं ना हम लोग अंदर लेके जा रहे होते, तो हम लोग पूरी एयर को, जो एयर है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, एयर को। तो एयर में से ऑक्सीजन को रिसीव कर लेंगे और जब हम लोग एयर को बाहर निकालेंगे तो हम लोग साथ ही उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव कर देंगे, जो कि हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस हुई थी हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी जब आप सांस लेंगे। तो ये सिंपल प्रोसीजर है ब्रीदिंग का, कि ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम लोग एयर को अंदर लेके जाते हैं, उससे ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सिंपल ये क्या होगा, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग शॉर्ट क्वेश्चन जो है मोस्टली पेपर में ये आता है कि डिफ्रेंशिएट करें आप ब्रीदिंग को और रेस्पायरेशन के, इन दोनों में क्या मेजर जो है वो डिफरेंस है। सबसे पहले तो जब आप डिफरेंस लिखेंगे उसमें सबसे पहले आप ब्रीदिंग की और रेस्पायरेशन, इन दोनों की आप डेफिनेशन लिख दें कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पायरेशन क्या है, उनकी डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद जो ब्रीदिंग का और रेस्पायरेशन का डिफरेंस है, इसमें आपने बताना है कि जो ब्रीदिंग है ये मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है जस्ट। क्योंकि आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि ब्रीदिंग के दौरान हम जो एयर है उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और उसमें से ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं, और जब एयर को बाहर मूव आउट करते हैं तो उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते। तो ये सिंपल आपने देखा, ये सिंपल प्रोसीजर था जिसमें आपने गैशियस एक्सचेंज की, गैशियस दोनों गैसों को एक्सचेंज कर लिया, ऑक्सीजन को अंदर रिसीव कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। अब जो रेस्पायरेशन है ये क्या है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल क्यों है, आपने देखा था कि जो रेस्पायरेशन है, सेलुलर रेस्पायरेशन जो हमारा शुरू में फर्स्ट था कि सेलुलर रेस्पायरेशन क्या, उसमें आपने देखा था कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया था हमने, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोगों ने जो है वो ब्रेक किया था। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, ब्रेक किया था। जब आप बॉन्ड्स वगैरह ब्रेक कर रहे हैं तो सिंपल ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने से हम लोगों को क्या रिसीव हुई थी, एनर्जी। तो ब्रीदिंग क्या है, सिंपल मैकेनिकल प्रोसीजर है या फिजिकल प्रोसीजर है, और जो रेस्पायरेशन है ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये भी एक मेजर डिफरेंस हो गया। आगे क्या है, ब्रीदिंग जो है ये सिंपल लंग्स में हो रही है कि जस्ट जो ब्रीदिंग है आपने एयर को रिसीव किया वो लंग्स में गई, ठीक है। अब जब आप एयर को बाहर निकाल रहे हैं तो वो लंग्स सांस के ज़रिए आपके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे या एयर को बाहर निकाल देंगे। तो ब्रीदिंग क्या है, जस्ट लंग्स में हो रही होती है। और रेस्पायरेशन हमने देखा था, जो फर्स्ट डायग्राम थी कि हम लोगों ने देखा कि रेस्पायरेशन जो है वो सेल्स में हो रही है। सेल्स, हर सेल के अंदर रेस्पायरेशन हो रही है, क्योंकि हर सेल में हम लोगों ने, हर सेल को एनर्जी चाहिए और हर सेल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हर सेल से ब्रेक हुआ और हम लोगों ने हमारे जो सेल्स हैं उन्होंने एनर्जी को रिसीव किया। तो ब्रीदिंग लंग्स में है और रेस्पायरेशन जो है वो आपकी बॉडी के एवरी सेल के अंदर जो है वो ये प्रोसीजर हो रहा है। नेक्स्ट क्या है कि अब ये जो है ब्रीदिंग, इसमें आपने देखा कि कोई एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस नहीं हुई, कोई एनर्जी इस ब्रीदिंग प्रोसेस में नहीं हुई। और जो रेस्पायरेशन है इसके अंदर क्या हमने देखा था कि बॉन्ड्स ब्रेक हुए थे, और बॉन्ड्स ब्रेक होने से क्या प्रोड्यूस हुई थी, एनर्जी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी को रिसीव हुई थी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये हाईली एनर्जी का जो है वो बॉन्ड है, इसके अंदर एनर्जी होती है, हाईली एनर्जी का मॉलिक्यूल है। तो नेक्स्ट जो है वो है
हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो क्या है, गैशियस एक्सचेंज। प्लांट्स में पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद गैशियस एक्सचेंज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो अब आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, जैसे कि जो हम अपनी बात करें एनिमल्स की या ह्यूमंस की, तो नोज़ है, लंग्स हैं, मतलब ये इसके बेसिक ऑर्गन्स बने हुए हैं रेस्पायरेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई ऑर्गन जो है वो मौजूद नहीं है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, कि ये उस ऑर्गन के थ्रू अपने जो है वो ऑर्गन मतलब जो गैसेस एक्सचेंज वाले ऑर्गन है उसके थ्रू इन्वायरमेंट से गैसेस को एक्सचेंज करें, ऐसा कोई ऑर्गन प्लांट्स में मौजूद नहीं है। तो प्लांट्स फिर किस तरह से इन्वायरमेंट में गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, वो हमारे पास जो है प्लांट्स के अंदर थ्री मतलब बेसिक ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स हैं जिनके थ्रू प्लांट्स ने क्या करना है, गैसेस को एक्सचेंज करना है। फर्स्ट क्या है, लीव्स, दूसरा क्या है, स्टेम, तीसरा क्या है, रूट्स। कि इन तीनों के थ्रू प्लांट जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करता है। तो सबसे पहले लीव्स की बात करेंगे, और दूसरा क्या है, यंग स्टेम। लीव्स और दूसरा यंग स्टेम, इन दोनों के अंदर जो है इनकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होता है बाहर वाली लेयर के, सबसे जो बाहर लेयर होगी इन्वायरमेंट के साथ, उस लेयर को क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। एपी मीन ऊपर वाली, डर्मिस मीन लेयर, ठीक है, सबसे पहले वाली लेयर। तो इसकी जो हैं ये प्लांट्स, उनकी जो एपिडर्मिस है लीव्स की और यंग जो स्टेम्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट्स होते हैं। तो स्टोमेटा जो हैं ये क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। स्टोमेटा के थ्रू स्टूडेंट्स क्या करेंगे, गैसेस को प्लांट्स एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा जो इनर सेल्स होते हैं गैसेस है प्लांट्स के लीव्स के अंदर, जो इनर सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। और जो स्टेम्स, मेसोफिल सेल जो होंगे यंग स्टेम में और लीव्स में, वहाँ पर एयर स्पेसिस भी होती हैं। ठीक है, सारे सेल्स जब मेसोफिल सेल आपस में अरेंज होते हैं तो वहाँ पर एयर स्पेसिस भी मौजूद होती हैं। ये एयर स्पेसिस भी गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। ये एयर स्पेसिस भी क्या करती हैं, गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगी। एक तो हमने बताया कि स्टोमेटा जो है एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं लीव्स और यंग स्टेम्स में, वो जो है हेल्प करते हैं गैशियस एक्सचेंज में। दूसरा हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो इनर सेल्स होते हैं लीव्स के अंदर, उधर इनर सेल जो है वो मेसोफिल सेल्स हैं, उनके अंदर एयर स्पेसिस होती हैं, वो भी गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। तो ये डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, डायग्राम में नज़र आ रहा है जो बाहर वाली लेयर है सबसे पहले वो है क्यूटिकल, उसके बाद अपर एपिडर्मिस। ये जो सेल्स अरेंज हुए हुए आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, अपर एपिडर्मिस, मतलब ये सबसे बाहर वाली लेयर है। इसके अंदर ये जो सेल्स आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स। अब आप देख रहे हैं कि मीजोफिल सेल्स के दरमियान ये छोटी छोटी सी एयर स्पेसिस भी मौजूद हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि एयर स्पेसिस भी जो होती हैं वो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, ये वाली एयर स्पेसिस। तो मेसोफिल सेल्स अरेंज है, मेसोफिल सेल्स के अरेंज होने की वजह से साथ में छोटी छोटी एयर स्पेसिस भी बन जाती हैं जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। तो ये अपर एपिडर्मिस थी ये वाली। अब ये जो नीचे आपको सेल्स की लेयर नज़र आ रही है ये कौन सी है, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, और ये यहाँ पर जो है नीचे जो हमने बात की थी कि जो लोअर एपिडर्मिस है उसके अंदर, लीव्स के अंदर वो स्टोमेटास होते हैं, और स्टोमेटास जो हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। आप अब देख रहे हैं कि स्टोमेटा के थ्रू ही एयर जो है वो अंदर जा रही है, और स्टोमेटा के थ्रू जो है वो जो अंदर से एयर होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर से आ जाएगी। तो इसी तरह जैसे ह्यूमंस में गैसेस जो हैं वो लंग्स के थ्रू अंदर और बाहर जाती हैं, इसी तरह जो ये स्टोमेटा है ये भी क्या करते हैं, एयर को अंदर और बाहर लेके आते हैं, मींस गैसों का तबादला करते हैं। तो ये जो है डायग्राम है जो हमारी हेल्प कर रही है गैसेस एक्सचेंज के प्रोसीजर को समझने के लिए।
नेक्स्ट हम लोगों ने फर्स्ट बात की थी कि लीव्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे कि रूट्स के थ्रू भी होती है और स्टेम के थ्रू। पीछे जो हमने स्टेम पढ़ी थी वो वाली यंग स्टेम थी, मतलब अभी जो प्लांट यंग हो रहे हैं, अभी छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनके स्टेम्स में भी जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है। अब हम लोग वुडी स्टेम की बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे? वुडी स्टेम की। वुडी स्टेम मीन मतलब जो बड़े दरख्त होंगे मैच्योर, उनकी, और मैच्योर रूट्स, बड़े जो मतलब दरख्त हैं उनकी रूट्स, उनकी जो पूरी सरफेस होती है स्टेम और रूट्स की, उसके ऊपर बार्क, बार्क होती है। ठीक है, जो मतलब बाहर लेयर होगी उसको क्या कहेंगे? बार्क। वो बार्क जो है वो गैसेस को और वाटर को जो है वो आपस में एक्सचेंज करने में हेल्प देती है। बार्क के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। बार्क की जो लेयर होती है बाहर वाली, प्लांट्स ये जो वुडी स्टेम है और मेच्योर रूट्स हैं, जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम बार्क कहते हैं। और उस बार्क के अंदर छोटे छोटे जो है वो पोर्स मौजूद होते हैं। उन पोर्स को हम लोग लेंटिसेल्स कहते हैं। वो जो छोटे छोटे पोर्स हैं उन्हें क्या कहेंगे? लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स क्या करते हैं? एयर को पास होने में जो है वो हेल्प आउट करते हैं कि एयर ने अंदर जाना है या बाहर आना है, उसकी हेल्प करेंगे लेंटिसेल। उसके बाद जो गैसेस हैं वो जनरल सरफेस भी जो यंग रूट्स की होती हैं उनमें भी डिफ्यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो गैसेस, अब रूट्स है, अब रूट्स तो इन्वायरमेंट में ऊपर वाले एरिया में नहीं है ना, तो रूट्स कहाँ पे हैं? सॉइल में, ज़मीन के अंदर रूट्स मौजूद हैं। अब जो सॉइल है उसके अंदर भी गैसेस मौजूद होती हैं, ऑक्सीजन वगैरह। तो फिर रूट्स उन जो ज़मीन के अंदर गैसेस हैं उनसे जो है एक्सचेंज कर लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगी। अब हम लोग बात करेंगे एक्वेटिक प्लांट्स की। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं प्लांट्स। वो बता रहे हैं हमें कि जो पानी में प्लांट्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं? अपनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस रखते हैं। मीन्स ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो ये वो वाटर कहाँ से लेते हैं एक्वेटिक प्लांट्स? वो कहते हैं ये जो वाटर है ये ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर डिज़ोल्व हुई हुई होती है। वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो एक्वेटिक प्लांट है वो रिसीव कर लेंगे वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में जो है वो रिलीज़ कर देंगे। तो ये हमारा जो है जो है प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज, उसके बारे में टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये सबसे जो बाहर वाली लेयर है ये क्या है? बार्क। और बार्क के अंदर ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं निशान लगे हुए, ये वाले, ये छोटे छोटे पोर्स हैं जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया था कि छोटे छोटे बार के अंदर पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और इन छोटे पोर्स को क्या नाम दिया था? लेंटिसेल्स का। कि ये जो छोटे पोर्स हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स। तो ये लेंटिसेल्स हैं स्टूडेंट्स, जो आपको यहाँ पर छोटे छोटे जो है निशान नज़र आ रहे हैं, ये लेंटिसेल्स हैं। उसके बाद है कि बुक में बताया गया है कि जो गैसेस एक्सचेंज तो कंप्लीट होगी, लेकिन वो यहाँ पे बता रहे हैं कि डे टाइम जो है दो तरह, जो लीव सेल्स होते हैं ना उन्हें दो तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। मतलब डे टाइम भी उनकी एक सिचुएशन होती है और नाइट टाइम भी। वो कैसे? कि जैसे यहाँ पे हमें जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है कि जो मीजोफिल सेल्स होते हैं लीव्स के अंदर, वो दो काम कर रहे होते हैं। वो जो ग्रीन कलर के मीजोफिल सेल्स होते हैं, एक तो उन लोगों ने क्या करना है? फोटोसिंथेसिस। और साथ साथ हर सेल ने रेस्पायरेशन तो हर वक्त ही करनी होती है, हर वक्त रेस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं और रेस्पायरेशन भी। ये दो प्रोसीजर जो है वो एट अ टाइम जो है प्लांट सेल्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डे टाइम जो है, यहाँ पे डे टाइम सनलाइट में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती ही सनलाइट में। अगर सनलाइट होगी तो प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। अगर लाइट नहीं होगी, सनलाइट, तो प्लांट के जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि लीव्स के अंदर ही जो है मेसोफिल सेल्स मौजूद है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये डे टाइम है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और साथ में रेस्पायरेशन भी हो रही है। तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन का प्रोसीजर हो रहा है दोनों, ये एट अ टाइम हो रहा है। इसमें अब क्या बेनिफिट है? अगर हम लोग इसकी इक्वेशन की बात करें, हाँ, ये रेस्पायरेशन
और ये फोटोसिंथेसिस। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान एक तो हमने बात की थी कि सोलर एनर्जी की ज़रूरत होगी, दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है कार्बन के सोलर एनर्जी के साथ फोटोसिंथेसिस करते वक्त प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दो जो है मेजर जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी ज़रूरत होगी, और साथ में सोलर, मतलब ये तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर, और तीसरा क्या है, सोलर लाइट। तो इन तीनों चीज़ों ने मिलकर जो है वो क्या प्रोडक्ट बनाया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर है, कंप्लीट हो गया। ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोलर एनर्जी इन तीनों से मिलके क्या बना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो ये रेस्पायरेशन है। रेस्पायरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के अपोजिट प्रोसीजर होता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट्स थे, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हैं वो क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। और अगर हम लोग जो अपोजिट रिएक्शन की बात करें तो अब जब हम लोग क्या कर रहे होंगे, रेस्पायर कर रहे हैं प्लांट्स या एनिमल, तो ग्लूकोज जो बॉडी में मौजूद है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस हुआ था, और जो हम लोगों ने ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ली होती है, ऑक्सीजन जब वो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों। अब आप देख रहे हैं दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट प्रोसीजर हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहा था, और रेस्पायरेशन में क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज हमारी फूड में मौजूद है या प्लांट्स ने जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाई थी, उस ग्लूकोज को ब्रेक करना है। ब्रेक क्यों करना है, क्योंकि हम लोगों को और प्लांट्स के सेल्स को एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से गेन होगी, जब मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो उसके जो बॉन्ड्स हैं वो भी ब्रेक होंगे, और बॉन्ड्स ब्रेक होने से एटीपी की फॉर्म में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये दोनों जो हैं ये अपोजिट प्रोसीजर हैं। अगर हम सिंगल देखें तो ग्लूकोज में क्या, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ है, ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, और बाय प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट क्या हुआ साथ में, हाँ, ऑक्सीजन। लेकिन जब हम रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो फूड में मौजूद जो ग्लूकोज होती है उसने ब्रेक होना होता है, उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब क्या होगा कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो चुकी है रेस्पायरेशन के लिए, और उस एनर्जी को एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लिया गया है। तो डे टाइम प्लांट्स जो हैं ये दोनों सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस को भी और कार्बन डाइऑक्साइड ये रेस्पायरेशन को भी। इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस हुई थी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ था, उसी ऑक्सीजन को जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पायरेशन के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं उसी ऑक्सीजन को। और जब रेस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। अब देखा स्टूडेंट्स आपने कि उनका जो है कंपनसेशन हो गई है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पायरेशन में प्रोड्यूस हुई थी वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगी, और जो ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हुई थी वो रेस्पायरेशन में यूज़ होगी। तो नॉर्मल जो है उनके दोनों फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस में आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स जो हैं वो बाहर निकाल रहे हैं, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स रिसीव कर रहे हैं, और ऑक्सीजन को जो है वो अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। और दूसरा क्या था हमारे पास, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो प्लांट इनटेक कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। तो डे टाइम जो है वो दोनों प्रोसीजर एट अ टाइम जो है हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम में जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि नाइट टाइम जो है वो सनलाइट नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नाइट टाइम सनलाइट मौजूद नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। लेकिन रेस्पायरेशन तो मस्ट है, रेस्पायरेशन तो एवरी टाइम होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, तो रेस्पायरेशन जो है वो इन प्लांट्स में कंटिन्यू है। तो रेस्पायरेशन के वक्त क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती रहेगी इन्वायरमेंट में, और ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट से प्लांट्स जो हैं वो क्या करते रहेंगे, गेन करते रहेंगे।
तो ये दोनों कंडीशन आपको पता चल गई, डे टाइम प्लांट्स क्या कर रहे हैं और नाइट टाइम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए रात को दरख्तों के नीचे सोने से मना किया जाता है, क्योंकि रात के वक्त क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं, डे टाइम पहले हम बात कर लें तो डे टाइम जो है वो प्लांट्स दो जो है ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं, बाहर रिमूव करते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते रहते हैं डे टाइम, क्योंकि सनलाइट मौजूद है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, दोनों प्रोसीजर हो रहे हैं, फोटो रेस्पायरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए है और ये जो है आपके पास रेस्पायरेशन के लिए। उसके बाद नाइट टाइम क्या है कि नाइट टाइम जो है ऐसा नहीं होता। नाइट टाइम जस्ट क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन रिसीव की जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि जस्ट यहाँ पर क्या हो रही है, रेस्पायरेशन, जस्ट रेस्पायरेशन हो रही है। तो रेस्पायरेशन वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और ऑक्सीजन जो है वो रिसीव होगी। अब क्या है कि अगर प्लांट्स अगर जो है हम लोग क्या करते हैं, दरख्त के नीचे सो जाते हैं, तो हम लोग भी रेस्पायर कर रहे हैं, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को से हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, प्लांट्स के जो नीचे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सफोकेशन फील होगी। जो भी दरख्त के नीचे सोया होगा, कोई भी एनिमल या ह्यूमन ले लें, कि जब हम दरख्त के नीचे सोते हैं तो रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए कहते हैं कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।